Good morning, student. I am Gopi Kumar Srivastava from ISS Sudhamdi. I am your economics teacher. Today I am starting a new chapter of money and banking system. Money is related to the chapter 5 and the banking is related to the chapter 6, but both are interconnected with each other. So I am going to start both this chapter with together form. So what is the money and what is the banking system? For understanding these two things, we have first understand about meaning of money. A thing which is commonly accepted as a medium of exchange is called money. ऐसा चीज जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बने, मतलब कि आपका एक्सचेंज का माध्यम बने, जैसे आप कोई गुड्स खरीदते हो या कोई सर्विस लेते हो तो मनी देते हो, तो मनी के बदले अगर आपको कुछ भी मिल रहा है तो किसी भी ऐसा पैसा, ऐसा करेंसी जो मनी कहलाता है, जैसे हर देश का अपना एक मनी वैल्यू होता है, तो आप गुड्स को खरीद सकते हैं. एग्जाम्पल, अ रुपी इन इंडिया इज मनी. इंडिया में जो रुपी है वो मनी है. आप इससे गुड्स को खरीद सकते हैं, सर्विस को ले सकते हैं. एज इट इज एन कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज. इसको कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज माना गया, एक तरह का माध्यम माना गया एक्सचेंज का. हेयर लाइकवाइज द डॉलर इन यूएसए. आप यूएसए में डॉलर को मान सकते हैं, वो भी मनी वैल्यू है. एज इट इज कॉमनली एक्सेप्टेड मीडियम ऑफ एक्सचेंज, मतलब यहाँ पे हर देश का अलग अलग मनी वैल्यू है, मनी करेंसी है. तो कोई भी चीज़ जो मीडियम ऑफ एक्सचेंज बने आपके देश में, ठीक है, या किसी के भी देश में जिसको गवर्नमेंट अप्रूव देता है, तो वो मनी कहलाता है. सो नाउ द सेकेंड टॉपिक इज मनी सप्लाई, और सप्लाई ऑफ मनी कह सकते हैं. अगर इसमें क्वेश्चन आएगा तो डिफाइन द मनी एंड एक्सप्लेन दिस कंपोनेंट आ सकता है. इसका जो क्वेश्चन आएगा कि व्हाट इज मनी या मीनिंग ऑफ मनी आ सकता है क्वेश्चन. तो राइट दिस क्वेश्चन आल्सो. सो बिफोर राइटिंग दिस क्वेश्चन वी हैव टू अंडरस्टैंड it in very well manner. So it refers to the total volume of money held by the public at a particular point of टाइम इन इकोनॉमी. एक अर्थव्यवस्था में पब्लिक के द्वारा जितना भी टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड होता है, मतलब उनके पास जितना रहता है. आपको बता दें, ये पैसा मनी सप्लाई का मतलब हो गया वो पैसा जो मार्केट में सप्लाई करता है या सोसाइटी में सर्कुलेट करता है या इकोनॉमी में सर्कुलेट करता है, उसको मनी सप्लाई बोलते हैं. इसमें आप ये जान लीजिए कि ये वो पैसा बिल्कुल नहीं है जो गवर्नमेंट के पास है या जो बैंकिंग सेक्टर में है. बैंकिंग सेक्टर जो मनी क्रिएटर है या जो मनी को प्रिंट करते हैं, उन सेक्टर का मनी को नहीं जोड़ा जाता है. सिर्फ वही पैसा को जोड़ा जाता है जो आम लोगों के पास होते हैं या लोग सिटीजन के पास होते हैं इंडिया का. मतलब आप बैंकिंग सेक्टर का पैसा को टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी के अंतर्गत नहीं रख सकते हैं. तो मनी सप्लाई के अंदर इतना ही हो गया, समझना है हम लोग को कि मनी सप्लाई वो सप्लाई है जो आपका टोटल वॉल्यूम ऑफ मनी हेल्ड बाय द पब्लिक, जो पब्लिक के पास जितना रहेगा वो मनी वैल्यू कहलाएगा. फिर इसके फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई में आते हैं. द फ्लोइंग आर द मेन फीचर्स ऑफ मनी सप्लाई. जो आपका मनी सप्लाई है उसका मेन फीचर्स है कि इट डज नॉट इंक्लूड मनी क्रिएटिंग सेक्टर्स. मैंने आपको बताया था कि मनी सप्लाई मतलब मनी का सर्कुलेशन करना, मतलब इकोनॉमी में. पर मनी सप्लाई में आपका जो मनी क्रिएटिंग सेक्टर होगा, जैसे गवर्नमेंट सेक्टर या बैंकिंग सिस्टम, ये क्या है, ये मनी को क्रिएट करते हैं या प्रिंट करते हैं. तो इन लोगों को हम लोग बिल्कुल शामिल मनी सप्लाई में नहीं करते हैं. मनी सप्लाई सिर्फ पब्लिक के द्वारा ही किया जाएगा. एज ए कैश बैलेंसेज हेल्ड बाय द देम डू नॉट केम इन टू द एक्चुअल सर्कुलेशन इन द कंट्री. मतलब इनके पास जितना भी कैश बैलेंस है वो बिल्कुल जो सर्कुलेशन है, जो मनी सप्लाई है, उसमें शामिल नहीं किया जाएगा. बिकॉज द गवर्नमेंट एंड द बैंकिंग सिस्टम ऑफ द कंट्री आर सप्लायर ऑफ द मनी. मतलब यहाँ पे साफ समझ जाइए कि जो मनी का कंजप्शन करते हैं या यूज करते हैं जो लोग पब्लिक हैं, उनके पैसा को हम लोग मनी सप्लाई में रखते हैं. पर जो सप्लायर होते हैं, जो मनी को मार्केट तक पहुँचाते हैं या सोसाइटी तक पहुँचाते हैं या इकोनॉमी तक पहुँचाते हैं, उन्हें हम लोग बिल्कुल नहीं लेते हैं. एज आर द प्रोड्यूसर ऑफ द मनी. मतलब कि वो लोग क्या है, गवर्नमेंट और बैंकिंग सिस्टम क्या है, वो आपका प्रोड्यूसर है, इसीलिए हम इसे नहीं लेते हैं. इट इंक्लूड मनी हेल्ड बाय द पब्लिक ओनली. पर आपको यहाँ याद रखना है कि इसका जो मनी सप्लाई है उसमें जो पब्लिक के पास जो पैसा रहेगा हम लोग उसको ही लेते हैं और किसी पैसा को नहीं लेते हैं. द टर्म पब्लिक सिग्निफाई, टर्म पब्लिक का मतलब क्या हुआ, मनी यूजिंग सेक्टर. मतलब वो पब्लिक सेक्टर मतलब यहाँ पे ये हो गया कि जो वो सेक्टर जो मनी यूज करता है, मतलब जो मनी का इस्तेमाल करता है, जैसे हम लोग इंडिविजुअल के लिए, बिजनेसमैन के लिए जो गुड्स एंड सर्विसेज खरीदता है मार्केट में, उसे आप मनी यूजर कह सकते हैं. इट इज ए स्टॉक कॉन्सेप्ट. इसको स्टॉक कॉन्सेप्ट भी बोलते हैं. मतलब देखा जाए तो यहाँ पे आपके पास तीन फीचर्स हैं. मनी है, सप्लाई ऑफ मनी के बारे में मैंने डिस्कस कर लिया, फीचर्स भी डिस्कस कर लिया. अब मैं डिस्कस करने वाला हूँ मेजरमेंट ऑफ मनी सप्लाई, कि मनी सप्लाई को मेजर कैसे किया जाता है. In India, there are 4 alternative measures of money
सप्लाई पॉपुलरली नोन एज M1, M2, M3, M4। मतलब आप ये मनी सप्लाई में आपका 4 तरह का मनी आता है हमारे देश में, जिसमें पहला M1 है, M2 है, M3 है, M4 है। अब हम लोग इसको ब्रीफ में समझते हैं या डिटेल में समझते हैं कि आपका ये M1 है क्या। तो मनी सप्लाई में पहला से जो सप्लाई होता है वो M1 कहलाता है। इट इज़ द फर्स्ट एंड द बेसिक मेजर ऑफ द मनी सप्लाई। इट इज आल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन मनी एज इट कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर द मेकिंग ट्रांजेक्शन। जैसे आप इसका एक फॉर्मूला देख सकते हैं यहाँ पे, देखिए ये आपका फॉर्मूला है जिसमें M1 इक्वल टू C प्लस DD प्लस OD लिखा है। तो मैं आपको बेटर से समझाता हूँ, तो अच्छे से समझाता हूँ कि ये एक्चुअली में है क्या, ठीक है। तो आप C का मतलब हो गया करेंसी, DD मतलब हो गया डिमांड डिपॉजिट, OD मतलब हो गया अदर डिपॉजिट। तो यहाँ पे आपका M1 मेजरमेंट में वो पैसा आता है या जो करेंसी के रूप में हो, करेंसी या कॉइन के रूप में हो। C में वो पैसा आएगा, मतलब मनी सप्लाई। आप मनी सप्लाई में M1 में क्या आ रहा है, वो सारा पैसा जो आम पब्लिक के पास होता है, तो आम पब्लिक के पास करेंसी के रूप में होता है। डिमांड डिपॉजिट मतलब आप बैंकों में कितना रखें, और डिमांड डिपॉजिट के अंतर्गत 2 तरह का अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट होता है। तो आप ये भी बात याद रखें, इसीलिए इसे डिमांड डिपॉजिट कहते हैं। मतलब जब भी हम बैंक में पैसा जमा करते हैं तो वो डिमांड डिपॉजिट कहलाता है। मतलब करेंट अकाउंट खुलवाना और सेविंग अकाउंट खुलवाना, आप पैसा जमा करना। और उसके बाद आता है अदर डिपॉजिट, मतलब उसके अलावा भी और कोई डिपॉजिट आप खोल सकते हैं, कहीं और भी पैसा रख सकते हैं एज ए सिक्योरिटी के रूप में। तो आप यहाँ पे M1 में बोलना क्या चाहता हूँ कि M1 का फॉर्मूला हो गया C प्लस DD प्लस OD। मतलब अगर ये 3 को अगर आप जोड़ते हो, मतलब चाहे आपके हाथ में पैसा होगा, बैंक में पैसा हो या कहीं और पैसा अगर रखते हैं, तो अगर ये तीनों को जोड़ते हो तो वो M1 निकलता है। मतलब पब्लिक का पैसा कहाँ कहाँ है, मतलब जो सर्कुलेशन करता है। तो इट इज़ द फर्स्ट एंड द बेसिक मेजर ऑफ द मनी सप्लाई। इट इज आल्सो नोन एज ट्रांजेक्शन मनी। इसको ट्रांजेक्शन मनी कह सकते हैं क्योंकि आप इस करेंसी को या डिमांड डिपॉजिट को आप इस्तेमाल कर सकते हैं एज इट कैन बी डायरेक्टली यूज फॉर द मेकिंग ट्रांजेक्शन। तो सिंपल सा बात आप यहाँ पे समझ गए होंगे। फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। C का मतलब लिखा हुआ है यहाँ पे, इट रिफर्स द करेंसी इंक्लूड कॉइन एंड द पेपर नोट। इसमें करेंसी कॉइन दोनों हो सकता है। हेल्ड बाय द पब्लिक ओनली, मतलब पब्लिक के ही लिया जाएगा, गवर्नमेंट या बैंकिंग सेक्टर का बिल्कुल करेंसी नहीं लिया जाता है। आपको मैंने पहले ही डिस्कस कर दिया है। नॉट हेल्ड बाय द गवर्नमेंट इन द बैंक। इट इंक्लूड द कॉइन ऑफ द डोमिनेशन। 10 रुपये का, 5 रुपये का, 2 रुपये का, जितना भी तरह का कॉइन है वो सभी करेंसी के अंतर्गत आ जाएंगे। पेपर नोट हो गया, जैसे 2000 का हो गया, 500 का हो गया, जितना भी है 100 का भी हो गया, ये सब करेंसी के अंदर, कॉइन या करेंसी सब, कॉइन या पेपर नोट सब करेंसी के अंतर्गत आता है। उसके बाद हम लोग आते हैं यहाँ फ्लैट मनी लिखा हुआ है और टेंडर मनी क्या लिखा हुआ है, इसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं कि फ्लैट मनी और टेंडर मनी है क्या। फ्लैट मनी इज डिफाइंड एज द मनी विच इज अंडर द फ्लैट ऑर्डर फ्रॉम द गवर्नमेंट एक्ट एज अ मनी अंडर द लॉ मस्ट बी एक्सेप्टेड फॉर द डेब्ट ऑल डेब्ट। फ्लैट मनी वो मनी है जिससे हम लोग किसी को भी अगर पैसा देते हैं तो वो पैसा लेगा, क्योंकि गवर्नमेंट ने ये कहा है कि ये करेंसी है, आप इसे एक्सेप्ट कर सकते हैं। तो अब टेंडर मनी में देखते हैं। इट इज आल्सो नोन एज लीगल टेंडर मनी एज इट कैन बी लीगली यूज टू मेक पेमेंट ऑफ द डेब्ट और ऑब्लिगेशन। तो ये आपका हो गया, ये भी एक तरह का लीगल टेंडर मनी है, मतलब वो मनी जो आपका देश में चलता है। तो फ्लैट मनी और टेंडर मनी, फ्लैट मनी के अंतर्गत ये गवर्नमेंट इसको पास करेगा, ठीक है। और टेंडर मनी वो मनी हो गया जो आप जिससे डेब्ट को चुका सकते हैं। फिर आते हैं DD। DD मतलब डिमांड डिपॉजिट होता है। इट रिफर टू द डिमांड डिपॉजिट ऑफ द पब्लिक विद द कमर्शियल बैंक। आप जब कमर्शियल बैंक में, मतलब किसी तरह का कोई भी बैंक में जिसमें प्रॉफिट, जो वो बैंक कमर्शियल बैंक उससे कहते हैं जिस जो प्रॉफिट कमाने के लिए काम करता है। अगर आप वहाँ पैसा जमा करते हो या जब पैसा रखते हो तो आपको इंटरेस्ट मिलता है। आप करेंट अकाउंट खुलवाते हो इस तरह में, या फिर सेविंग अकाउंट खुलाते हो, तब आपका ये डिमांड डिपॉजिट कहलाएगा। इट कैन बी विड्रॉन और ट्रांसफर ऑन द डिमांड, मतलब आप इसे विड्रॉन भी कर सकते हैं या पैसा कहीं और ट्रांसफर भी कर सकते हैं। फिर हमारे पास है अदर डिपॉजिट। इट इंक्लूड द डिपॉजिट हेल्ड बाय द RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ऑन द बिहाफ ऑफ द फॉरेन बैंक एंड द गवर्नमेंट पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन। मतलब आप OD में देखेंगे तो ये वो डिपॉजिट है जो RBI करता है, ठीक है, किसके बिहाफ में। तो बिहाफ मतलब अगर मान लीजिए कोई फॉरेन बैंक का पैसा है तो ये RBI रख सकता है, अगर कोई गवर्नमेंट का पैसा है तो RBI रख सकता है, कोई पब्लिक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का भी पैसा है या वर्ल्ड बैंक का भी पैसा है तो ये RBI उसे रख सकता है अपने यहाँ। तो आपके पास है C प्लस DD प्लस OD। तो ये 3 बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर ये तीनों जोड़ते हैं तो आपका M1 मेजरमेंट निकलता है। फिर अगला है हमारे पास M2 मेजरमेंट। इन एडिशन टू M1, मतलब M1 को छोड़कर, इट इज आल्सो इंक्लूड सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। मतलब आपको समझाने की कोशिश करते हैं। M1 में क्या क्या था। M1 में था C प्लस DD प्लस OD, मतलब करेंसी, फिर डिमांड डिपॉजिट, फिर अदर डिपॉजिट। मतलब आप कुछ पैसा अपने पास रखते हैं
हैं करेंसी हो गया, कुछ बैंक में जमा करते हैं डिमांड डिपॉजिट हो गया, अगर आरबीआई में जमा करते हैं या आपको बाहर से पैसा जो भी पैसा आता है आरबीआई में आता है तो वो आपका M1 हो जाएगा। और M1 में अगर हम सेविंग डिपॉजिट भी पोस्ट ऑफिस जो हमारे भारत सरकार में पोस्ट ऑफिस है, अगर हम उस पैसा को भी इसमें इंक्लूड करते हैं तो ये आपका एक्चुअली में M2 बन जाएगा। और आपको याद है M1 में जो हम लोग DD का बात की मतलब डिमांड डिपॉजिट कमर्शियल बैंक के साथ बात की थे, तो यहाँ पे हमारे पास दो तरह का बैंक है, एक पोस्ट ऑफिस वाला बैंक और एक हो गया कमर्शियल बैंक। तो M1 में क्या होता है सिर्फ कमर्शियल बैंक आता है, जबकि M2 में हम लोग पोस्ट ऑफिस वाला भी पैसा इंक्लूड कर लेते हैं, मतलब यहाँ पे पैसा मनी सप्लाई को बढ़ाया जा रहा है। सेविंग डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस बैंक इज नॉट विड्रॉन बाय द चेक, पर इसे हम यहाँ पे चेक से निकाल नहीं सकते, जबकि हम कमर्शियल बैंक में चेक से निकाल सकते थे। सो दे कैन नॉट बी प्लेस अंडर द डिमांड डिपॉजिट DD, तो इसमें DD बनाना बहुत पॉसिबिलिटी नहीं है। एज ए रिजल्ट द कॉन्सेप्ट ऑफ द M2 वाज डेवलप्ड इवोल्व और एराइज। मतलब हुआ क्या यहाँ पे कि M1 में क्या होता था कि हम लोग कमर्शियल बैंक से चेक देके पैसा निकाल सकते हैं, जबकि M2 में हम लोग चेक देके पैसा जल्दी आसानी से नहीं निकाल सकते हैं। इसलिए आपका यहाँ पे M2 को तैयार किया गया। उसके बाद M3 है इन एडिशन टू M1, फिर M1 को छोड़कर या M2 को भी छोड़कर इट इंक्लूड नेट टाइम डिपॉजिट या फिक्स डिपॉजिट या फिर इसको टर्म डिपॉजिट बोल सकते हैं ऑफ द पीपल विद द कमर्शियल बैंक। आपको ये समझा दें, पहले आप समझ जाइए, देखिए बैंक में 4 तरह का डिपॉजिट करते हैं। एक हम आपको पहले ही डिस्कस कर चुके हैं M1 में आपका डिमांड डिपॉजिट के बारे में। डिमांड डिपॉजिट में 2 तरह का अकाउंट होता है, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। करेंट अकाउंट एक बिजनेसमैन खुलवाता है, सेविंग अकाउंट एक आपका हम लोग खुलवाते हैं, आम आदमी खुलवाता है। और हमें 2 तरह का और भी अकाउंट बैंक ऑफर देता है जिसको हम लोग टाइम डिपॉजिट बोलते हैं। तो आप यहाँ से देख सकते हैं टाइम डिपॉजिट के बारे में। और टाइम डिपॉजिट में क्या होता है कि आप वहाँ 2 तरह के अकाउंट खुलवा सकते हैं, एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट और एक टर्म डिपॉजिट। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट में आप बहुत सारा पैसा एक बार में छोड़ सकते हैं, 5 साल के लिए 10 साल में, जैसे 10 लाख छोड़ दिए, उसमें आपको बहुत अच्छा इंटरेस्ट मिलता है। फिर इसी को आप टर्म डिपॉजिट भी बोल सकते हैं, ठीक ना। और एक और डिपॉजिट होता है इसमें जिसमें हम लोग रेकरिंग डिपॉजिट बोलते हैं। जैसे अगर आपको मान ली पूरा साल में आप एक मोटा अमाउंट नहीं डाल सकते, तो अगर आप महीना महीना भी डाल सकते हैं या पैसा जमा कर सकते हैं बैंक में, तो उस तरह का भी एक अलग अकाउंट आता है जिसे हम रेकरिंग अकाउंट बोलते हैं। मतलब देखा जाए तो 4 तरह का अकाउंट हो गया, ठीक है। एक डिमांड डिपॉजिट में 2 तरह का अकाउंट है, करेंट अकाउंट और सेविंग अकाउंट। और टर्म डिपॉजिट में या टर्म डिपॉजिट को फिक्स डिपॉजिट बोल सकते हैं या इसमें रेकरिंग डिपॉजिट भी आ सकता है। तो बैंक सिर्फ 4 तरह का ही कमर्शियल बैंक क्या है तो 4 तरह का ही डिपॉजिट रिसीव करता है। और M3 में क्या करता है कि ये भी डिपॉजिट आ जाता है। जैसे M3 का फॉर्मूला हो गया M1 में क्या किया था C+DD+OD, पोस्ट ऑफिस को नहीं लेना है। M1 में पोस्ट ऑफिस बिल्कुल नहीं रहता है, M2 में पोस्ट ऑफिस रहता है, जो अभी मैंने थोड़ा सा पहले डिस्कस किया था। अब मैं M3 में आ गया हूँ। M3 में क्या करना है कि अगर M1 में C+DD+OD है और उसमें आप नेट डिमांड टाइम डिपॉजिट विद द कमर्शियल बैंक को भी अगर ऐड कर देते हैं, मतलब ये वो डिपॉजिट है जो कमर्शियल बैंक के साथ जो फिक्स डिपॉजिट के रूप में है या फिर रेकरिंग डिपॉजिट के नाम पे है, अगर इससे भी आप ऐड कर देते हैं M3 हो जाएगा। मतलब आपको यहाँ पे ये समझाना कोशिश कर रहा हूँ कि M1 में क्या था कि DD था, DD मतलब कमर्शियल बैंक में हम लोग सेविंग अकाउंट और करेंट अकाउंट खुलवाते थे। पर M3 में क्या हो रहा है, यहाँ पे हम लोग फिक्स डिपॉजिट ले रहे हैं, फिक्स डिपॉजिट या टाइम डिपॉजिट बोल सकते हैं, जिसमें फिक्स डिपॉजिट अकाउंट या रिकरिंग अकाउंट आता है। मतलब जो पैसा जो आप लॉन्ग टर्म के लिए जमा करते हैं वो M3 में आ जाता है, जो पैसा आप पोस्ट ऑफिस में जमा करते हैं वो M2 में आ जाता है, जो पैसा आप कमर्शियल बैंक में एज ए सेविंग और करेंट अकाउंट के रूप में रखते हैं वो आपका यहाँ पे M1 आ जाता है, ठीक है। तो टर्म डिपॉजिट आर ऑलवेज फॉर द स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम, फिक्स डिपॉजिट आर फॉर द पीरियड ऑफ 1 ईयर। मतलब ये कम से कम 1 साल का होना चाहिए टर्म डिपॉजिट, इसको आप फिक्स डिपॉजिट बोल सकते हैं। डिपॉजिट कैन नॉट बी विड्रॉन द मनी इन द फिक्स डिपॉजिट, ये डिपॉजिट पे जो भी जमा करता है पैसा वो 1 साल के बाद ही पैसा निकाल सकता है, जब तक वो लिखा हो कि हाँ मैं इतना समय के लिए डिपॉजिट कर रहा हूँ। फिर आते हैं M4 में, इन एडिशन टू द M3 को भी छोड़कर इट ऑल्सो इंक्लूडेड द टोटल डिपॉजिट विद द पोस्ट ऑफिस। मतलब अगर पोस्ट ऑफिस को पैसा को लिया जाए, जैसे यहाँ देखते हैं M3 में क्या था। M3 में आप देख सकते हैं यहाँ पे कि हम लोग ने क्या क्या लिया था, M1 लिया था जिसमें C+DD+OD था और टाइम डिपॉजिट था, मतलब टाइम डिपॉजिट जो बैंक कमर्शियल बैंक के साथ था। तो देखा जाए तो इसमें आपका डिमांड डिपॉजिट और टाइम डिपॉजिट मतलब चारों तरह का अकाउंट आ गया, क्योंकि M1 में 2 तरह का अकाउंट है, डिमांड डिपॉजिट जिसमें करेंट अकाउंट सेविंग अकाउंट है और आपका नेट डिपॉजिट मतलब फिक्स डिपॉजिट है। तो इसमें सारा तरह का डिपॉजिट है, C भी है, OD भी है, DD भी है और साथ में टाइम डिपॉजिट भी है, मतलब शॉर्ट टर्म डिपॉजिट भी है, लॉन्ग टर्म भी डिपॉजिट है M3 में। और उसी M3 में अगर हम एक चीज़ और जोड़ देते हैं, देखिए
पोस्ट ऑफिस का भी पैसा का जोड़ देते हैं, पर इसमें लिख दिया एक्सक्लूडिंग एनएससी। एनएससी का मतलब यहाँ पे हो गया नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट। इसमें आप ओल्ड एज पेंशन रख सकते हैं या स्कॉलरशिप रख सकते हैं। मतलब बहुत सारा लोग होता है जिसका जो ओल्ड एज का पेंशन का पैसा पोस्ट ऑफिस में आता है, या स्कॉलरशिप का पैसा आता है, या और भी योजनाओं से पैसा आता है, या जनधन का पैसा आता है। तो ये पैसा जो है सरकारी का अलग प्रोग्राम के अंतर्गत आता है, जिसको हम लोग पोस्ट ऑफिस का पैसा में नहीं रखते। पोस्ट ऑफिस में पैसा का उसी के पैसा का रखते हैं जिसमें आम आदमी का होता है। ठीक है, तो अगर इन पैसों को छोड़कर, एनएससी को छोड़कर आप सभी पैसा अगर पोस्ट ऑफिस का लेते हैं और उसे M3 में जोड़ देते हैं तो वो M4 हो जाता है। तो यहाँ पे यही बेसिकली क्वेश्चन है M1, M2, M3 का, पर सबसे ज़्यादा जो इंपॉर्टेंट है वो M1 है। तो क्वेश्चन भी क्लियर है, और आपके पास एक क्वेश्चन भी मैं यहाँ पे दिखा सकता हूँ आपको कि एक क्वेश्चन भी है हमारे पास जिसे आपको सॉल्व करना है, बनाना है। तो आप देख सकते हैं इस क्वेश्चन को कैसे मैंने सॉल्व किया है। ठीक है, इस तरह का प्रैक्टिकल क्वेश्चन भी एग्जाम में आ सकता है। थैंक यू, दिस चैप्टर इज कंप्लीटेड एंड राइट डाउन ऑल द क्वेश्चन रिलेटेड टू दिस चैप्टर because this is very necessary to every student to complete my homework and prepare for the examination, because every question is related to in examination from my chapter and everything. Okay, thank you.